नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट निकाला गया था। आज हम इसी का प्रीवियस ईयर का बिहार दरोगा का सेट देखने वाले हैं। देखिए भर्ती हमारा बहुत जल्द आने वाला है, बहुत डिले हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका भी कमेंट आ रहा है कि सर भर्ती कब तक आएगा। भर्ती बहुत जल्द आएगा और कहीं ना कहीं आप सभी लोग को शॉक कर देगा और टाइम आपको बहुत अधिक नहीं मिलेगा, 3 से 4 ही महीना मिलेगा। तो इसलिए बोले कि तैयारी अभी से अच्छे तरीके से कीजिए और अपना जो भी डाउट है क्लियर करते चलिए। अगर हम बात करेंगे इस किताब के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है सभी इसमें आपका दिया गया है। डिस्कशन बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 10। इसके पहले का 9 सेट ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैंने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जा करके अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है दोस्तों, ये आपका 24 अप्रैल 2022 का एग्ज़ाम जो हुआ था मेंस का, उसी का पेपर है। पूरा वीडियो को देखिएगा, इसमें क्वेश्चन अच्छा दिया गया है और डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण जो है। इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। देखिए सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का जो आभासी चपटापन अपवर्तन की परिघटना के कारण होता है। व्याख्या क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद जो है इसका दिखाई जो है देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय का जो अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। उसके बाद वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ जो है केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया जो है इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 28 जुलाई 1914 ईस्वी से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया था, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। मित्र देशों के फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। वर्ष 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से थे युद्ध में शामिल हो गया था। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया ये सब आदि देश थे। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी एवं भिलांगना जो है इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए टिहरी बांध से लाभान्वित जो हमारा राज्य जो है, जो हमारा लाभान्वित राज्य है, यह हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। टिहरी बांध का जो उद्देश्य है जल विद्युत, इसमें देखिए स्थिति दिया गया है और आपका यहाँ पे संगम दिया गया है। जैसे विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडारी का संगम। रुद्र प्रयाग जो है अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम हो जाएगा। और देव प्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम यहाँ पे हो जाएगा। 4th नंबर है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, उत्तर हो जाएगा घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त या फिर कोटर हो जाता है, अर्धचालक जो है वह कहलाता है। आगे है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता जो है बढ़ती है परंतु प्रतिरोधकता जो है यहाँ पे घटता है। ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है तो इसको हम छोड़ेंगे। और एक और आप सभी लोग को हम बात बता दें कि बिहार दरोगा के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उसमें डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है, दिया जा रहा है। और आप सभी लोग का ज्ञान बिंदु का भी सेट इसमें दिल्ली बेस पे दिया जाएगा डिस्कशन के साथ। तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। जो मैसूर का राजा था दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कृष्णराज तृतीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गया था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर जो है कहा जाता था। टीपू सुल्तान की पराजय और मृत्यु के उपरांत विजयी
अंग्रेजों ने मैसूर को संरक्षित राज्य बनाकर वहां एक 5 वर्षीय बालक वाडियार वंश का कृष्णराज तृतीय को सिंहासन पर बैठाया था। आगे है क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। देखिए क्वार्टज सिलिकॉन के एक भाग और ऑक्सीजन के 2 भागों जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का एक यौगिक है। क्वार्टज सिलिका की अधिक प्रचुरता वाला खनिज पदार्थ है। इसका प्रयोग जो है कई उद्योगों, महत्वपूर्ण कांच और संधानशाला, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन मिश्र धातुओं इत्यादि में किया जाता है। आगे है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है किस अनुसूची द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। चौथी अनुसूची जो है हमारा, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है दिया गया है। पहली अनुसूची में जो है इसमें भारतीय संघ घटक के 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 10वीं में हमारा यहाँ पे दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में अनुबंध या फिर उपबंध जो है किया गया है। आगे मैथ्स का है, इसको छोड़ते हैं। आगे है बोला कि जलियांवाला बाग की घटना जो है किस वर्ष में घटित हुआ था? उत्तर हमारा हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, 1919। 1919 याद रखेंगे। देखिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन यानी अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड और नेताओं जिसमें से किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन जो है किया गया था। सभा स्थल चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। 2-4 फीट की दरवाजों के अलावा केवल एक यानी 7.5 फीट चौड़ा जो है दरवाज़ा था। ठीक है। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी की भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग जो है मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीबन 379 व्यक्ति जो मारे गए और 1200 यहाँ पे घायल हुए थे। ये लोग जो है रोलेक्ट एक्ट यानी काला कानून 1919 का शांतिपूर्ण जो है विरोध कर रहे थे। आगे है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है कब बना था? तो ये बना गया था दोस्तों 1971 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांग्लादेश को स्वतंत्रता जो है 16 दिसंबर 1971 में प्राप्त हुआ था। इसकी आज़ादी से पहले यह देश जो है पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जर्मन चांदी, तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। कभी कभी इसमें लेड और टिन का भी या फिर लेड और टिन भी मौजूद होते हैं। मूल रूप से इसके चमकीले सफ़ेद रंग के कारण जो है इसका यह नाम रखा गया था, लेकिन इसमें जो है चांदी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमाइलेज। देखिए मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित एमाइलेज होता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर जो है पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद जो है करते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। एमाइलेज एंजाइम कायम के शेष मंड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित जो है कर देता है। आगे मैथ्स का है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये मेंस का पेपर है तो इसमें आपका 10 प्रश्न मैथ का होता है और 10 प्रश्न जो होता है रीजनिंग का होता है, तो दोनों इसमें आपका दिया गया है। ठीक है। आगे के हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जया जो है इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए धान की प्रमुख किस्म जैसे हमारा जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंध 5, उसके बाद माही, सुगंधा, बाला और इतना आदि है। गेहूं की प्रमुख किस्म जैसे हमारा कल्याण सोना, उसके बाद मोनालिसा, राज 3077, अर्जुन, ये सब देखने को मिलता है। आगे है बोला कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री यानी इंट्रीगल कोच कारखाना जो है कहाँ पर स्थित है?
तो ये हमारा पेरम्बूर में स्थित है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। बात करेंगे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्वतंत्र भारत की शुरुआती कोच उत्पादन इकाइयों में से एक है, जो तमिलनाडु के पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। बाद में 2 अक्टूबर 1962 को इसकी फाइनेंसिंग डिवीजन का उद्घाटन किया गया, जिससे पूरी तरह से तैयार हुए डब्बों का उत्पादन जो है तेजी से बढ़ गया। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। याद रखेंगे चंद्रशेखर। देखिए चंद्रशेखर जो थे इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री रूप में कार्य नहीं किए थे। देश में अब तक कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। जैसे यहाँ पे पहला है मोरारजी देसाई, बम्बई प्रधानमंत्री कार्यकाल, उसके बाद 24/3 से 77 से लेकर के 8/7/1979 हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, नाम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वी.पी. सिंह हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे P.V. नरसिम्हा राव हो जाएंगे। आगे हमारा क्या दिया गया है? आगे हमारा है कि H.D. देवगौड़ा, उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण जो है किस रूप में कार्य करता है? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगाणुरोधक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे है रोगाणुरोधी प्रतिरोध का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि द्वारा एंटी माइक्रोबियन दवाओं जैसे आपका एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, उसके बाद एंटीवायरस, एंटी मायरियल और एंटी हेलमिंटिक्स, जिनका उपयोग जो है संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, के खिलाफ प्रतिरोध जो है हासिल कर लेने से है। आगे है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण जो है रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। आगे प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न होता है जो दुग्ध प्रोटीन को संगति तथा आंशिक रूप में पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप जो है दूध को दही में बदल देते हैं। स्रोत दिया गया जैसे एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 10 पेज नंबर 197 पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिया गया होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है? आंसर हो जाएगा सुनहरा धान, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स जो हैं हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहलाते हैं। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्राकृतिक परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा। आगे हमारा है कि अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु पौधों का निर्माण, रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भरता करना जैसे पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल हो जाएगा। कटाई पश्चात होने वाले जैसे नुकसानों को कम करने में सहायक। उसके बाद पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि। उदाहरणार्थ की अगर बात करते हैं विटामिन ए समृद्ध धान, गोल्डन राइस। एनसीईआरटी में स्रोत दिया गया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, बताया गया कि कहाँ पे ये सब दिया गया है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी हम छोड़ते हैं क्योंकि आप रीजनिंग आराम से बना सकते हैं। आप टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए, आराम से वहाँ पर आप रीजनिंग बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम 26 नंबर देखेंगे। देखिए जीके जीएस का पूरा डिस्कशन देखेंगे, उसको हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे।
बोला कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का जो प्रयोग है ये हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। विखंडन में निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा से पानी का भाप बनाकर टरबाइन चलाया जाता है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति तीव्र होती है। इन न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए भारी जल यानी D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। नोट कीजिएगा। आगे है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है यहाँ पे दिया गया है बम्बई CST, ऑप्शन नंबर सी। देखिए रेल मंडल की बात करेंगे और यहाँ पे मुख्यालय दिया गया, जैसे हमारा मध्य रेलवे मुंबई, दक्षिण पूर्व रेलवे जो है वो कोलकाता हो जाएगा, पूर्व रेलवे जो है यहाँ पे कोलकाता, उसके बाद कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता हो जाएगा, उत्तर रेलवे जो है नई दिल्ली हो जाएगा और उत्तर पश्चिम रेलवे जो है हमारे यहाँ पे जयपुर हो जाएगा। आयरन की कमी से क्या होता है। देखिए आयरन की कमी से हमारा एनीमिया रोग होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसकी वजह से कमजोरी और थकान महसूस होता है। इसी स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं। विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन D की कमी से कैल्सीफेरॉल मतलब इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रिकेट्स यानी बच्चों में अधिकतम देखने को मिलता है। वयस्क में नामक यहाँ पे जैसे ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में नामक ये सब रोग होता है। विटामिन C जो है स्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से स्कार्बिक नामक यहाँ पे रोग होता है। आगे हमारा है 29 नंबर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत से नहीं गुजरता है। देखिए भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबॉन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती ये सब देखने को मिलता है। आगे है भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पे। देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है इससे नदी आपका सतलज हो जाएगा। लाभान्वित राज्य जो है हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उद्देश्य की बात करते हैं जल विद्युत एवं सिंचाई। यह संसार का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध जो कि 226 मीटर ऊंचा है। जोग जलप्रपात स्थित है। उत्तर हमारा हो जाएगा शरावती नदी पर। ये सब हमारा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आराम से इसको देखिएगा। देखिए जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में है। इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर यानी 829 फीट है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 472 मीटर है। यह जो है आपका नोहकलाकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। उत्तर हमारा हो जाएगा मुनीस अल अरबा। आंसर हमारा यहाँ पे 32 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जहां आरा बेगम साहिब जहां आरा बेगम साहिब शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक जो है मुनीस अल अरबा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी जिसका शीर्षक जो है रिसालाह एवं साहिबियाह था, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा जो है दीक्षा का भी वर्णन किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। उत्तर हो जाएगा फरवरी 1922 ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ था। असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव का जो दिसंबर है 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि जो है कर दिया गया था। आगे है कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय जो है लिया गया और आंदोलन जो है समाप्त हो गया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 34 का जो है ए हो जाएगा। देखिए नामदफा भारत के सबसे असुरक्षित और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे के नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग जो है किया जाता है।
उत्तर हमारा हो जाएगा आपका HF, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए नकाशीदार कांच के लिए HF अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम जो है आपका फ्लोरोहाइड्रिक, उसके बाद हाइड्रोनियम फ्लोराइड है, और यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 24 हो जाएगा। देखिए यह नवंबर यानी 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया। 24वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति में वृद्धि किया। संसद संविधान की मूल संरचना को बदलने या फिर बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन जो है कर सकती है। सोन नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलता है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है। मैथ का है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे हमारा है बोला कि पूगा घाटी स्थित है। देखिए जो पूगा घाटी है दोस्तों ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम चांगथांग, जो चांगथांग घाटी में लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित पूगा घाटी इस क्षेत्र के सबसे महान प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। इसके प्रचुर मात्रा में सल्फर, बोरेक्स और अन्य खनिज तत्व के भंडार के अलावा पूगा घाटी अपने कई गर्म झरनों और मिट्टी के फूलों के लिए लद्दाख में घूमने के स्थानों में से एक है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य मगध यानी वर्तमान में बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है बना है। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है? अमला, उत्तर हो जाएगा जमींदार, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। बंगाल में लगान वसूली के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, गांव से कर लगान वसूली करता था। अगर वही हम दीवान की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल की दीवानी बनी। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गया। कंपनी को भूमि का प्रशासन करने और अपने राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। बात करेंगे जोतदार। देखिए बंगाल में जोतदार गांवों के अमीर किसान थे। गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारी की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़ा वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत किसान उन पर निर्भर रहते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर ही उन जमींदारों को खरीद लेते थे। उस टाइम याद रखेंगे। बात करेंगे हम उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। याद रखेंगे। कंपनी राज्य वगैरह ये सब दिया गया है, फिगर आप देख सकते हैं, वीडियो रोक के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो थोड़ा सा ब्लर ही आ गया है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए दिया गया है कोतवाल देखेंगे। जैसे अकबर के शासनकाल में साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी,
सदर की बात करते हैं, धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार जो है सेनानायक, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। पॉइंट को नोट करते चलिएगा। देखिए मैं आपसे बोला था कि नस्ल आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा है, तो एक नस्ल आप याद करके जाएंगे, जैसे नस्ल का टॉपिक जो है क्लियर करके जाएंगे। जैसे मुर्रा जो है किस का नस्ल है, तो ये भैंस का नस्ल है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए मुर्रा नस्ल भैंस की मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल की भैंस का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है डेयरी में दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके दूध में वसा यानी फैट की मात्रा 7 से 8% होता है। भैंस की इस नस्ल का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है पंजाब और हरियाणा से अधिक जो है किया जाता है। इसको छोड़ते हैं, ये हमारा एक सेकेंड बोला कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता ही होगा। इसमें करीबन 3 लोग थे, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे बी दिया गया है। 3 लोग थे, नाम तीनों को याद रखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन है 1946 में 1946 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का सचिव तथा AB अलेक्जेंडर थे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण जो है नहीं है, उत्तर हो जाएगा हमारा जरीबा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था, जो इस प्रकार से है। जैसे पोलज जो है हमारा, जिस पर हर वर्ष खेती होती थी। परती, जब भूमि पर बुआई न करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता है, वह परती कहलाती थी। चाचर जो है, जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ा जाता था, उसको हम चाचर कहते थे। बंजर जो है, यह 4-5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक बिना बोए पड़ी रहती है, उसे हम बंजर कहते हैं। आगे है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था, आंसर याद ही होगा, पार्श्वनाथ। 24वें हमारे कौन थे, महावीर स्वामी। पहले कौन थे, ऋषभदेव। देखिए पार्श्वनाथ 23वें, ऋषभदेव प्रथम, और नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें, और महावीर स्वामी जो थे आपके 24वें थे। सड़क सीमा संगठन यानी BRO की स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका 1960 में किया गया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए सड़क सीमा संगठन ने 7 मई 2019 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। 1960 में इसकी स्थापना के बाद यह 2 से लेकर के 19 परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके द्वारा किए गए कार्यों ने देश के दूरस्थ इलाकों में क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित जो है किया है। अंकलेश्वर स्थित है। देखिए अंकलेश्वर दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर। समझते हैं, अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित एक नगर है। अंकलेश्वर शहर का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि प्रसिद्ध श्री अंकलेश्वर तीर्थ आसपास के क्षेत्र में है। यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वर मंदिर भी है, जिनमें भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ की 150 मीटर विशाल भूरी रंग की मूर्ति है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, उत्तर हो जाएगा वाजिर अली शाह, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए वाजिर अली शाह अवध राज्य का अंतिम शासक थे। वाजिर अली शाह 13 फरवरी 1847 से लेकर के 11 फरवरी 1856 तक अवध के 10वें और आखिरी नवाब थे। आगे है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ था बताइएगा। चलिए डिस्कशन देखते हैं, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये हमारा जो दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ था 1956 से लेकर 61 के बीच में, इसी में हुआ था। देखिए ये योजना जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना में अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जो है स्थापित हुए हैं, जैसे भिलाई 1955 सोवियत संघ, दुर्गापुर 1956 ब्रिटेन, राउरकेला जो है 1959 जर्मनी हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो है करती है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिंक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त पूछे गए प्रश्न जो कि विल्हेल्म हॉलबॉक्स तथा फिलिप
लिनियार्ड के 1886 से 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का किए गए अन्वेषण से है, जिसका संक्षिप्त विवरण जो है एनसीईआरटी पुस्तक भौतिक कक्षा 12 अध्याय 11 पेज नंबर 390 से 91 में किया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। वैसे हम पढ़ के सुना ही दे रहे हैं ना, बाद में आप बोलेंगे कि हमने इसका क्या बोलते हैं डिस्कशन नहीं किया। पढ़ते हैं। देखिए, विल्हेल्म हॉलवाक्स तथा फिलिप लिनियार्ड ने 1886 से 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अन्वेषण किया। दो इलेक्ट्रोडों जैसे धातु पट्टिकाओं वाली किसी निर्यातित कांच की नली में उत्सर्जन पट्टिका पर पराबैंगनी विकिरणों को आपतित करने पर लिनियार्ड ने पाया कि परिपथ में धारा प्रवाह होता है। नीचे चित्र में दिया गया है, जैसे हम देखेंगे। जैसे ही पराबैंगनी विकिरणों को रोका गया, वैसे ही धारा प्रवाह भी रुक गया। इन परिपक्षणों या भी परीक्षणों से ज्ञात होता है कि जब पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जक पट्टिका सी पर आपतित होते हैं, इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आ जाते हैं तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा धनात्मक संग्राहक पट्टिका ए की ओर आकर्षित हो जाते हैं। निर्वातित कांच की नली में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जो है धारा प्रवाह होती है। इस प्रकार से उत्सर्जन के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने के कारण जो है बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह होती है। हॉलवाक्स तथा लिनियार्ड ने संग्राहक पट्टिका के विभव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ जो है प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया है। हॉलवाक्स ने 1888 में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया और एक ऋणावेशित जिंक पट्टिका को एक विद्युत दर्शी से जोड़ दिया। उसने प्रक्षेपित किया कि जब पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया गया तो इसने अपना आवेश खो दिया। इसके अतिरिक्त जब एक अनावेशित जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया तो यह धनावेशित हो गई। जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से पुनः किरणित करने पर इस पट्टिका पर धनावेशन और अधिक हो गया। इस प्रेक्षणों से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका के ऋणावेशित कण जो है उत्सर्जित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात यह निश्चित हो गया कि उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का कारक आपतित प्रकाश है। ऋण आवेश के कारण जो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा संग्राहक पट्टिका की ओर ढकेले जाते हैं। हॉलवाक्स तथा लिनियार्ड ने यह भी प्रेक्षित किया कि जब उत्सर्जन पट्टिका पर एक न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इस नियत न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं तथा इसका मान जो है उत्सर्जक पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह पाया गया है कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसे कुछ धातुओं में यह प्रभाव केवल कम तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी तरंगों के लिए होता है। तथापि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जीसियम तथा रुबिडियम जैसी धार धातुएं दृश्य प्रकाश के द्वारा भी यह प्रभाव दर्शाती है। जब इन प्रकाश संवेदी पदार्थों को प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशित इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। यह परिघटना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है कहलाती है। बहुत लंबा डिस्कशन दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा मैथ्स का है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये भी हमारा रीजनिंग का है, इसको भी हम छोड़ते हैं। ये भी मैथ्स का है। ये रहा हमारा। बोला कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए ये हमारा मेंस का पेपर है तो इसमें हमारा रीजनिंग और मैथ मिला करके 20 प्रश्न तो होगा ही। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय के तलहटी में स्थित है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। उत्तर हमारा हो जाएगा बी, रोग, फिर अस्पताल में यानी रोगी आपका अस्पताल में जाएगा, फिर भर्ती होगा, फिर उपचार करवाएगा, फिर आपका यहाँ पे उपचार के बाद निदान पाएगा। ठीक है, चलिए
भारत में मीठे पानी के सबसे बड़ा झील कौन सा है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुलर जो है, याद रखेंगे। देखिए डल झील जम्मू कश्मीर में है, नैनीताल झील उत्तराखंड में है और भीमताल झील जो है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीट जो है हासिल हो, यानी 1/10, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब पढ़ते हैं इसको। संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दल के लिए इन विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों में से कम 10% अर्थात 55 सीट जो है होनी चाहिए। संसद में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या जो है 545 है। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जो है 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है, याद रखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता का एक महत्वपूर्ण पद होता है। यह विभिन्न सरकारी कार्यालयों की नियुक्तियों में शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? तो ये जो होता है मूल दाब के कारण होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके से कि पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह मूल दाब के कारण जो है होता है। आगे है मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जो है जड़ों को संवहनी ऊतकों में परिवर्तित होते हैं, यानी परिवहनी होते हैं। जो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है तथा जाइलम के अंदर जो है दाब बढ़ाता है। यह धनात्मक दाब की मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जो है जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। यही कारण है कि जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रतापूर्ण हो उस दिन प्रातः काल के समय एक छोटा सा नरम तने वाला पौधे के तने के नीचे क्षैतिज दिशा में उसे तीखे ब्लेड से काटने पर कटे हुए तने पर द्रव्य की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। यानी यदि इसी तने में एक रबर की पतली नली चढ़ा दे तो वास्तव में स्राव की दर जो है माप सकते हैं और स्रावित द्रव्य के कारकों की संरचना जान सकते हैं। मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल के बूंदों के रूप में यहाँ पे लिखा गया है लटकने लगता है। इस प्रकार द्रव्य के रूप में पानी का छाया जो है बिंदु स्राव यानी गटेशन कहलाता है। आगे क्या है? जल परिवर्तन की कुल क्रिया में मूल दाब केवल एक साधारण दाब की प्रदान करता है, यानी साधारण दाब ही प्रदान कर पाता है। यह उच्च वृक्षों में जल चलन में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। मूल दाब का व्यापक योगदान जाइलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी रूप में स्थापित करने में हो सकती है, जो कि अक्सर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किए गए वृहत तनावों के कारण जो है टूटती रहती है। अधिकांश जल को परिवहन करने में मूल दाब का कोई अर्थ नहीं है। अधिकतर पौधों की आवश्यकता जो है वाष्पोत्सर्जित खिंचाव से पूरी हो जाती है। आगे है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग था। उत्तर हो जाएगा सैन्य, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देखिए कुछ विभाग दिया गया जैसे दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग, दीवान-ए-मुस्तखराज राजस्व विभाग, दीवान-ए-विजारत जो है वित्त विभाग, दीवान-ए-इंसा पत्राचार विभाग, उसका दीवान-ए-रसालत जो है विदेश विभाग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला कि पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थित है। उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में, याद रखेंगे लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य जो है वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य जो है मयूरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित परवाल निक्षेपों से बना द्वीप है। यह द्वीप को लका द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 ईस्वी में इसका नाम जो है लक्षद्वीप रखा गया। यह 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 पूर्वी देशांतर के मध्य 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
अगाती इसका एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। बिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, यह एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है। आगे है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए, IMF कर्मचारियों द्वारा एक सर्वेक्षण आमतौर पर वर्ष में 2 बार यानी जनवरी और जून महीने में शुरू और अप्रैल अक्टूबर में परिणाम यानी प्रकाशित होता है। देखिए, परीक्षा दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जो कि हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के गठन की भी कल्पना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को प्रायः संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णायक अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुआ था, लेकिन इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 में कार्य करना जो है प्रारंभ किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया 190वां देश बना है। बात करेंगे हम क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधन या फिर प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने क्रिस्टियन लगार्ड की जगह ली। इसके प्रथम प्रबंधन जो थे आपके निदेशक जो थे कैमिल गट थे, याद रखेंगे। आगे हमारा है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जिम्मेदारियां, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना, सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना, धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तीय को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना। उसके बाद विश्व में गरीबों को कम करने के लिए प्रयास करना। ये सब पॉइंट इसमें दिया गया है। आगे यह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, ये कहलाता है क्या? तो सहभोजिता कहलाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए, सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड और वेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नेकल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और वेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। पक्षी बगुला और चारण पशु जो है निकट साहचर्य में रहते हैं। यह दृश्य कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में दिखने को मिलता है। आगे है बोला कि सहभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है कि जहाँ पशु चरते हैं उसके पास ही बगुले जो है भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चरते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं। बगुले उन कीटों को खाते हैं, अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुले के लिए कठिन होता है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण जो है समुद्री एनीमोन दर्शन, जो कि स्पर्शक यानी स्ट्रिटिंग टेंटिकल होती है, जिसमें उनके बीच रहने वाली क्लाउन मछली का है। मछली को भरभक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनीमोन को कोई लाभ जो है नहीं मिलता है। आगे है प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? उत्तर हो जाएगा निषाद नाम से, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए महाभारत के आदि आदि पर्वन से एक कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास जो कुरुवंश राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद यानी शिकारी समुदाय आया। द्रोण जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन से लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य जो है बनाया। आगे है कि द्रोण ने अपने शिष्य यानी प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रमाण दिया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट करके दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी जो है नहीं रहा। उपयुक्त कहानी से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी निषाद नाम से जाने जाते थे। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, है ना। चलिए आगे है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पास यानी दुर्गा स्थित है, माफ़ कीजिएगा दर्रा स्थित है। फिर से पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा सेंटेंस क्लियर हो जाए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पास दर्रा जो है स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। और जिलों के पास हिमालय के पहाड़ों में करीबन 53-60 मीटर ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण जो है एलर्जी कारक है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पार्थेनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पार्थेनियम। देखिए परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। हिबिस्कस या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूने पर हमारे अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकण मिलते हैं। एक कांच के स्लाइडर पर एक बूंद पानी डालकर उस पर परागकण छिड़क कर सूक्ष्मदर्शी में देखने पर पता चलता है कि विभिन्न प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? देखिए जाइलम का भाग नहीं है तो चालनी नलिका, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए यह ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। यह एक वाहिकाएं जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक हो जाएगा। इसे प्रायः काष्ठ भी कहते हैं। यह सनवनी ऊतक है। इसके 2 मुख्य कार्य जैसे जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही दी जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। बात करेंगे फुलेयम के बारे में तो जाइलम की भांति फुलेयम भी पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। यह एक संचय ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचय प्रदान करता है। फुलेयम निम्नलिखित 4 तत्वों का बना होता है। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फुलेयम तंतु और फुलेयम मृदुतक, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व जो है करता है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भारत के दो जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। आगे कुछ और पॉइंट है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट वह क्षेत्र है जहां अनेक लुप्त होती प्रजाति पाई जाती है। विश्व में कुल 36 जैव विविधता जो है सक्रिय केंद्र हैं। आगे है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइलॉन 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नाइलॉन 6 यह कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। नाइलॉन 6 का उपयोग जो है डोरियों, वस्त्रों और रस्सियों के निर्माण में किया जाता है। नाइलॉन 6 इसका विरचन जो है आपका हेक्सामेथिल डाईएमीन एक एडिपिक अम्ल के उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन द्वारा किया जाता है। नाइलॉन 6 का उपयोग जो है सीटों, ब्रंशों के सूकों और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। आगे है बोला कि स्वेथलिंग कप जो है किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उत्खनन जो है डैश के मध्य हुआ है, तो ये आपका 1950 से 52 के बीच में हुआ है, याद रखेंगे। और इसके जो भारतीय पुरातत्व के पितामह प्रोफेसर बी लाल ने हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन जो भी किया था। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस याद रखेंगे। इसमें बोला गया कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र। देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज किया है। हड़प्पा सभ्यता से पाटरी, बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा प्राप्त हुआ है। निम्न श्रेणियों में से कौन से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? उत्तर हो जाएगा कॉमेट। आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए कॉमेट हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। यह कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से दक्षिणी में कन्याकुमारी आंतरिक तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 1000 से लेकर के 1300 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश कगार है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। आगे है कि दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से जो है मिल जाती हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अनाईमुड़ी, पालनी, कार्डमम पहाड़ी घाट के भाग हैं। कॉमेट पर्वत शिखर उत्तराखंड में है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ जो है मिला दिया है? उत्तर हो जाएगा 2017, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सब हमारा करंट का है, इसको हम छोड़ देते हैं, है ना। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया है? तो नागलापुरम हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे महान शासक था और बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख जो है किया गया है। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न, इसको हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम सीधे 81 पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए संविधान के भाग यहाँ पे 5 अनुच्छेद 148 से 51 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक में संबंधित उपबंधों का वर्णन है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक के लिए होता है।
इसे पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। यह केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति कैग के प्रतिवेदन को प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। कैग संसद की लोक लेखा समिति का मित्र भी कहलाता है। शब्द सेरिकल्चर संबंधित किससे? उत्तर हो जाएगा रेशम से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, विश्व में रेशम का प्रचलन जो है सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ है। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान जो है चीन के बाद दूसरा है। रेशम के कीड़े शहतूत, महुआ, साल, बेर एवं कुसुम के वृक्षों की पत्तियों पर पाले जाते हैं। भारत रेशम की सभी किस्मों को उत्पादन करने वाला एकमात्र रेशम है शहतूत रेशम। कर्नाटक, मूंगा रेशम असम, इरी रेशम असम और तसर रेशम जो है झारखंड हो जाएगा। भारत में रेशम उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और केंद्रीय एरी अनुसंधान संस्थान जो है हमारा यहाँ पे मेघालय में स्थित है, मेहंदी पाथर। केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है रांची में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? उत्तर हो जाएगा आइनोकार्निया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, नीला सोन यानी मोम रंग के सुंदूर फलों को जो जलाशयों में काफ़ी चित्ताकर्षण आकार के पलावी पौधों पर होते हैं, अपने सुंदर फूलों के कारण जो है भारत में उगाए गए थे, लेकिन अपनी अतिशय वृद्धि के कारण जो है तबाही मचा रहे हैं। ये पौधे हमारी हटाने की क्षमता से कहीं अधिक तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं। हमारे जलमार्गों यानी वाटरवे को अवरुद्ध कर ये जल जो है हाइसिंथ यानी आइकोर्निया कैसिपीज पादप हैं, जो विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार हैं और जिन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पादप सुपोषी जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं और इसके परितंत्र गति को असंतुलित जो है कर देते हैं। निम्न में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? उत्तर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान सहित 8 सदस्य देश हैं। ढाका शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 में निर्णायक अनुसार की स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में स्थित है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चादर तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए थे? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में। देखिए, शाहजहां ने प्रारंभ में उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए सेजदा प्रथा तथा पाबोस को समाप्त करके उसके स्थान पर चाहर तस्लीम की प्रथा को शुरू किया। जमीन बोझ की प्रथा भी शाहजहां द्वारा ख़त्म कर दिया गया और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही जो है कर दिया गया। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग जो है किया गया है? तो पाली भाषा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बौद्ध धर्म ने अपने व्याख्यान और अपनी शिक्षा में पाली भाषा का प्रयोग किया है। यह शिक्षित अर्थात पुजारियों और पंडितों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। पाली के साथ प्राकृत इस समय अवधि के दौरान जो है आम जनता की भाषा थी। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में थी। अनुचुंबकत्व पदार्थ है, तो चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, अनुचुंबकत्व वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दे, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हों ऐसे पदार्थ। देखिए, ऐसे पदार्थ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ और पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। आगे है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? आंसर हो जाएगा संकिसा स्तंभ। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। समझते हैं। देखिए, संकिसा अथवा संकिसा भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले के पखना रेलवे स्टेशन के 7 मील दूर काली नदी के तट पर बौद्ध धर्म स्थान है। इसका प्राचीन नाम संकासय है। इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। आगे है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक जो कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा रसेल कार्सन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए, यह जो पुस्तक है जो 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुआ था, यह पेस्टिसाइड के
दुष्प्रभाव पर आधारित है। ये मैथ्स का है, इसको छोड़ देते हैं। तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है या फिर निर्मित है? उत्तर हो जाएगा बराकर, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए, भारत के झारखंड राज्य के सबसे प्रचलित बांधों में से एक तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। इस बांध का नाम आमतौर पर झुमरी तिलैया के नाम झुमरी तिलैया के साथ लिया जाता है। तिलैया बांध 21 फरवरी 1953 को बना। दामोदर नदी में आने वाली विशालकाय बाढ़ को रोकने के लिए। बराकर नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। लंबाई जो है 225 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है पद्मा के पास हजारीबाग झारखंड में है। आगे है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया? उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 1813 का ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। इसका डिस्कशन तो दिया ही नहीं है, बस इतना ही दिया है। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। आगे, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा सबसे पहले जानिए जाएगा अभ्रक के लिए, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। झारखंड राज्य ये स्थित है। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, संशोधन दिया गया है और आपका यहाँ प्रावधान दिया गया है। जैसे 101 जो है ये हमारा हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर GST। 102 हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा। 103 हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। और 104 हमारा हो जाएगा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं 97 पे, बस ख़त्म ही होने वाला है। बोला कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका परिणाम जो है समान रहता है, याद रखेंगे। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसा धारा है जिसका परिणाम एक दिशा समय के साथ बदलते हैं। यह धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य तक, फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य हो जाती है। इसे प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र जो है या फिर साइकिल कहते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे? सभी को याद होगा, D.G. तेंदुलकर, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर 1909 से 71 मुख्यतः महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी में नाम से महात्मा गांधी की 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाने जाते हैं। आखिरी प्रश्न है, रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं? उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसे हम कपास मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों, हमारा यहीं पर 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमने आज वाले सेट में कहीं पे नहीं छोड़ा है, हल्का फुल्का भी नहीं छोड़ा है, पूरा हमने देखा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, आराम से आप इस पर मैसेज कीजिएगा 8756546533। ये व्हाट्सअप नंबर है, बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए। और डेली 8 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।